भारत और पाकिस्तान एक ही दिन बने थे। हालांकि हमारा बच्चा हमसे पहले पैदा होने के लिए 14 अगस्त को ही बना लेता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब एक साथ देश बने थे, आज पाकिस्तान के हालात यह हैं कि आज तक इन्होंने 5 साल का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं देखा। वहीं दूसरी ओर भारत ने आज तक कभी सैन्य शासन नहीं देखा। इनके 5 साल कोई भी प्रधानमंत्री कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि लगातार यहां पर सेना का ही शासन चलता रहा। पूरी लंबी लिस्ट है, कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया। सेना अपना शासन कर लेती है, थोड़े दिन चलते हैं, फिर फटाक से उठा के फेंक देते हैं, किसी दूसरे को ले आते हैं या सेना शासन में आ जाती है। और वहीं हम लोग बखूबी बहुत अच्छे से अपने देश को चला रहे हैं। इसलिए दिमाग में आपको एक सवाल उठता होगा, और वो ये सवाल होगा कि हम लोगों ने ऐसा क्या सिस्टम बना लिया जो पाकिस्तान वाले नहीं बना पाए, या बांग्लादेश में हुआ क्या है। चाहे मोहम्मद यूनुस बैठे हों, लेकिन सेना ने इंटरफेयर किया ना। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि हम लोगों ने अपना ऐसा कौन सा सिस्टम तैयार कर लिया जिसके चलते भारत एक अभेद किले की तरह हो गया है। भारत के पास अपने आसपास के देशों की तुलना में सबसे बड़ी सेना है, उसके बावजूद आज तक हमारी सेना ने यह विचार नहीं किया कि इन सरकारों को हटाओ और अपना शासन ले लो। भले ही भारत में राजनीतिक अस्थिरता का भी लंबा दौर रहा हो, गठबंधन की सरकारें लंबे समय से चलती रही हैं, इवन इमरजेंसी का काल भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी सेना ने इंटरफेरेंस नहीं किया। इसका मतलब तो यह हुआ कि हमारे पास कुछ ऐसा तो है जो औरों के पास नहीं है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा, साहब हमारे पास ऐसा क्या है? तो भाई साहब, हमारे पास है डेमोक्रेसी। अब आप कहेंगे, अरे सर हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं, तानाशाही है। हमने कहा देखिए, उस बात को कभी और लड़ लीजिएगा, लेकिन भारत की डेमोक्रेसी की जड़ें कितनी मजबूत हैं कि दुनिया अब इस बात को मान चुकी है कि भारत में कभी सैन्य शासन आ ही नहीं सकता। कैसे नहीं आ सकता, आज का विषय वस्तु इसी बात पर है। हम ये समझेंगे कि लोकतांत्रिक देशों की सेनाएं कैसे चलती हैं। आप पूछेंगे, सर आप गजब बात करते हैं, बांग्लादेश में भी तो सर चुनाव जीत करके ही सरकार बनती है, पाकिस्तान में भी तो ऐसा ही होता है, श्रीलंका में भी तो ऐसा ही होता है। सबका विश्लेषण आज के सेशन में मिलेगा। प्रयास करेंगे कि आपको इस जगह आपके आंसर मिल जाएं। सेशन को कहानी के तरह से सुनते चलिएगा, शुरुआत से शुरू करते हुए चलेंगे। हमारी इस डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है इसको समझेंगे। आज तक डेमोक्रेसी केवल एक वर्ड रही है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जनता के लिए, जनता के द्वारा टाइप से पढ़ते आए हैं। आज इसका रियल सेंस समझेंगे कि राजनीति का भारत में किस तरह से लोकतांत्रिकरण हुआ और उसकी वजह से सेना लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। ठीक है, आइए विस्तार से बातों को समझने की शुरुआत करते हैं। बात हो भारत के उपनिवेश बनने की, तो भारत उपनिवेश बना आजादी के भी 200 साल पहले, जब अंग्रेज और उनके साथ साथ बहुत सारे यूरोपियंस कच्चे माल की तलाश में व्यापारिक उपनिवेश बनाने के लिए भारत के अंदर एंट्री किए थे। ब्रिटिशर्स ने यहां पर अपने व्यापारिक केंद्र बनाते हुए एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक कंपनी के माध्यम से एंट्री किए। लेकिन जब हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी देखी कि इन्हें तो आपस में लड़ाने के लिए बहुत सारे कारण हैं, राजाओं को राजाओं से लड़ा सकते हो, जनता को धर्म के आधार पर लड़ा सकते हो, जाति के आधार पर लड़ा सकते हो, तो बोले यहां शासन करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल शासन करना वहां होता है जब किसी देश में नेशनल प्राइड जैसी चीज होती हो। इंडियंस में उन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से पाई कि ये तो आपस में वैसे ही लड़ते रहते हैं, किसी भी चीज पर लड़वा दो इन्हें, क्षेत्र के आधार पर लड़वा दो, धर्म के आधार पर लड़वा दो, जाति के आधार पर लड़वा दो, तो बोले बहुत बड़ी बात नहीं, भाषा पे लड़ा दो, तो बोले ऐसी जगह पे शासन बहुत आसान होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से आसानी से शासन भी किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने बढ़िया से पहले सहायक संधियां करी, राजाओं से कहा कि आप साहब चिंता मत करिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप मेरी इतनी सेना अपने पास रख लो। दूसरे राजा के पास गए कि साहब देखो, मैं उस राजा का आप पर हमला नहीं होने दूंगा, मुझको अपने साथ रख लो। ऐसे करके उसने बहुत सारे राजाओं को बेवकूफ बनाते हुए, फिर ऐसे बहुत सारे मतलब देश में जनरल और वायसराय आते रहे, जो आधुनिक भारत का जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आप इन सब चीजों को जानते हैं। फिलहाल के लिए हम ये बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया आई थी, वो कंपनी जब भारत में इस तरह का माहौल देखी कि इन लोगों के ऊपर शासन आसानी से किया जा सकता है, तो वो करने आराम से लग भी गए। कोई बात नहीं साहब, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी ये बात किसी को समझ में नहीं आई। 1857 की जो क्रांति है, असल में वो अंग्रेजों की कूटनीति को समझने वाली ही थी। मतलब जब डलहौजी की ये नीति समझ में आई कि ये हड़प करके शासन करना चाहता है, हड़प नीति अपनाना चाहता है, उत्तराधिकारी स्थितियों को मान्य नहीं करता है, जबरदस्ती राज्यों को हड़प रहा है, तो कई राजा जागे
और इसी बीच में बहुत सारी सेना के लोगों को भी यह समझ में आया कि यार ये सैनिक हमें बनाते हैं, ऊपर से कोई अंग्रेज अधिकारी बिठा देते हैं और हमसे ही युद्ध कराते हैं। कुल मिलाकर 1857 में अंग्रेजों की कूटनीति हमें समझ में आ गई और उस आधार पर देश में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने उस मैसेज को बहुत अच्छे से लिया। उन्होंने कहा कि 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियंस बोलते हैं, हमारे लिए यह स्वतंत्रता जैसा आंदोलन नहीं है। अंग्रेजों ने कहा कि यह तो केवल एक सैन्य विद्रोह है। अगर हम इसे सेना का विद्रोह मान लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि इंडिया पर शासन जिंदगी भर हम कर सकते हैं। अर्थात अंग्रेजों ने वही चीज काम की यहां से ली जो उन्हें भारत पर आगे आने वाले 100 सालों तक शासन में काम आने वाली थी। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, ऐसा भी क्या था 1857 में? देखो, 1857 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की महारानी के एक आदेश पत्र के माध्यम से, चार्टर के माध्यम से हम पर शासन कर रही थी और कंपनी ने ही अपनी तरह से अपने ही लोग बिठाए हुए थे यहां पर, गवर्नर जनरल बिठा करके कि साहब ये लोग बढ़िया से यहां शासन करेंगे और शासन करने के लिए यहां की सेना का उपयोग करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब 1857 की म्यूटिनी हुई और उसमें यह समझ में आया कि भारत के अंदर जो भारतीय सैनिक हैं, जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन हैं, उन्होंने विद्रोह किया है, इससे अंग्रेज घबरा गए। अक्सर बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को केवल एक चीज का डर लगता था और वो ये था कि बस सेना बगावत ना कर दे, बाकियों से उनको कतई डर नहीं लगता था। उन्हें पता था कि शासन करने के लिए सेना की आवश्यकता होती है और दुनिया पर उन्होंने राज इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपनी नेवी की जो ताकत थी उसको बहुत मजबूत रखा। हम लोग तो वो थे जो समुद्र में पैर रखने को भी पाप मानते थे और वो लोग वो थे जो सेना की, वो समुद्र के लिए लड़ाई लड़ते थे, वो अलग कैटेगरी में थे, है ना। तो फिलहाल की अगर हम बात करें तो 1857 में अंग्रेजों ने जो सत्ता यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, महारानी ने सीधा अपने कंट्रोल में ले ली और कहा कि भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल हैं, अब ये सीधा महारानी को रिपोर्ट करेंगे और ये आगे से वायसराय कहलाएंगे। यानी 1857 के बाद भारत में वायसराय ही बने। अब आप पूछेंगे इसमें भी कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। अब ब्रिटिशर्स ने उन सारी कमियों को दूर करना शुरू किया जो अब तक दूर नहीं की थी। क्या? बोले इन भारतीयों ने एक होकर विद्रोह कैसे किया। अब यहीं से आपको समझना चाहिए कि जो 1857 में हुआ वो तो आज भी हो सकता है। आज भी हो सकता है से मतलब हमारे देश के अंदर सेना आज भी विद्रोह कर सकती है। तो आज विद्रोह क्यों नहीं करती? अगर 1857 को समझ लोगे तो आज का आंसर मिल जाएगा। आज भी हमारी सेना अंग्रेजी सिस्टम को मानती है। अंग्रेजों से प्राप्त सिस्टम्स में हमारे पास अंग्रेजी सेना का सिस्टम भी है, पद भी हैं, हायरार्की भी है, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बहुत सी चीजें आज भी हम ब्रिटिश सेना की ही मानते हैं। अंग्रेजों ने 1857 में बहुत तगड़ा काम क्या किया? बोले सेना को भी बांट दो। बोले कैसे बांट दो? बोले 1857 के विद्रोह में जो हमारे साथ थे, यानी अंग्रेजों के जो साथ थे, उन्हें समाज में इज्जतदार बताओ और जो हमारे खिलाफ थे उन्हें नॉन मार्शल कह दो। कहो कि ये तो लड़ाका कौम है और ये नॉन लड़ाका कौम है और भारत के जो लोग हैं ना, ये अस्मिता के लिए लड़ते हैं, इज्जत के लिए लड़ते हैं। बोले कुछ जाति जो हमारे साथ रही इस पूरे 1857 की क्रांति में, उन जातियों के सैनिकों की ज्यादा भर्ती करो और जो हमारे खिलाफ रही उनके सैनिकों की संख्या को घटा दो। मतलब एक प्रकार से इन्होंने जातियों के आधार पर रेजिमेंट्स का गठन शुरू किया, साथ ही साथ क्षेत्रीयता के आधार पर। बोले भारत इतना बड़ा है तो इसमें अलग अलग कमांड गठित कर दो और उस तरह से उन्होंने भारत में कमांड्स की स्थापना करना शुरू किया। यानी एक बड़े स्तर पर अंग्रेजों ने उस समय पर परिवर्तन शुरू किए। जानकर आश्चर्य करेंगे कि 1895 में भारत के अंदर 4 क्षेत्रीय कमांड अंग्रेजों ने बना दी अलग अलग। पंजाब और फ्रंटियर क्षेत्र की कमांड अलग, उधर बंगाल की कमांड अलग, मद्रास और बर्मा की कमांड अलग यानी साउथ की कमांड अलग, और बंबई, क्वेटा, सिंध और अदन की खाड़ी के लिए अलग कमांड। यानी भारत को इन्होंने 4 प्रॉपर तरीके से अलग अलग कमांड में बांट दिया। मतलब इन कमांड के अधिकारी को अगर कोई आदेश जाएगा तो उस कमांड का कोई कमांडर इन चीफ होगा, उसी के माध्यम से जाएगा। कमांडर इन सब का कमांडर,
और इन सबका जो सबसे बड़ा कमांडर बनाया, वो बनाया बंगाल के कमांडर को, उसको कमांडर इन चीफ का पद दिया गया। मतलब कमांडर इन चीफ का एक पद सृजित किया गया जो इन सभी सेनाओं पर, यानी कि सेना के अंदर इतना अच्छे से सेगमेंट वाइज लोगों को बांट दिया। सबसे ऊपर टॉप अधिकारी, उसके नीचे फिर उसके जस्ट अधीनस्थ अधिकारी, एक प्रॉपर हायरार्की सेट कर दी, एक प्रॉपर तरीके से ऊंचे से नीचे पद की तरफ आते हुए पदानुक्रम सेट कर दिया, ताकि हर व्यक्ति के नीचे कंट्रोल करने का व्यक्ति उपस्थित हो। बढ़िया से सिस्टम इन्होंने सृजित किया। उस सिस्टम को आज हम भी मानते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, ठीक है साहब। अच्छा, 1902 से 3 के बीच में लॉर्ड किचनर कमांडर इन चीफ बनकर के भारत में रहे। भारत ने इसी पूरी व्यवस्था को ढंग से समझा कि अंग्रेजों ने जो किया था उस काम को हम आगे तक जारी रखेंगे। अब आपको समझना चाहिए, अंग्रेजों ने हमारे यहां पर इतनी खूबसूरत सेना बना ली अपने लिए कि इस सेना को वो दुनिया में युद्ध लड़ाने लेकर जाते थे। जैसे आप कभी भी जब विश्व युद्ध का इतिहास पढ़ते हैं तो सुनते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में जब हुआ, सेकंड 1939 से 45 के बीच में जब हुआ, भारत ने रोल प्ले किया कि नहीं किया। आपको जानकारी मिलेगी कि भारत इन युद्धों में था, भारत की सेना भी इन युद्धों में थी, लेकिन भारत देश के नाम पर नहीं था। क्यों? क्योंकि हम पर तो ब्रिटिशर्स का शासन था और वो यहां से अपने भारतीय सैनिकों को युद्ध लड़ाने लेकर जाते थे। मतलब भारत की सेना ब्रिटिशर्स की तरफ से युद्ध लड़ी है। आपके दिमाग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न बनना चाहिए, और वो प्रश्न ये होना चाहिए कि भारत जब विश्व युद्ध में गया, 1914 से 18 के बीच भी गया, तो उस दौरान भारत की सेना को क्या यह पता नहीं था क्या? आप सोचो, मतलब ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग अपने सैनिक बनकर के अपने सैनिकों को ब्रिटेन की हिफाजत करने के लिए भेज रहे हैं। आप सोचिए, जर्मनी से युद्ध हो रहा है, अगर दिमाग हमारे लोग उस समय भी लगाते तो क्या वो ये दिमाग नहीं लगा लेते कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ बढ़िया मौका है, चलो जर्मनी से मिल जाते हैं और मिलकर के ब्रिटिशर्स को भगा देते हैं। आप सोचो, ब्रिटेन ने भारत की सेना पर कितना अच्छे से कंट्रोल बना लिया था कि हम पर शासन हो रहा है, फिर भी हम अपने शासक की हिफाजत करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाओ उन्होंने कैसा स्टील फ्रेम बना दिया था भारतीय सेना में कि भारतीय सेना अपने हुक्मरानों के खिलाफ कोई विद्रोह करने को तैयार नहीं। दूसरा पॉइंट देखो, ये तो चलो 1914 का टाइम तो नया नया था, भारत में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रभाव की वाद की बातें पनप रही थी। 1939 में तो हम बहुत मैच्योर हो गए थे। उस बीच में तो हम लोगों ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, उस समय तो भारत छोड़ो आंदोलन तक चालू हो गया था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट करो या मरो जैसी बात गांधी जी ने कह दी थी। उसके बावजूद भी भारतीय सेना अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गई। विचार करके देखो आप। अर्थात अंग्रेजों ने भारतीय सेना की ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि आपका देश अपने हुक्मरानों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, उन्हीं परिवारों से निकले हुए सैनिक सेना में भर्ती हैं, लेकिन उसके बावजूद सेना एक नहीं हो पा रही। यानी कि सेना इस तरह से नहीं गठित हो पा रही कि चलो हम सरकार के खिलाफ शासन करें। मुट्ठी भर अंग्रेज, लाखों की सेना, कहते हैं 2 मिलियन के आसपास, 20 लाख से ज्यादा सैनिक थे उस समय भारत के, जिनके ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे। और उन सेना को इन्होंने ऐसा बनाया हुआ था कि बेटा तुम जो है हमारे खिलाफ नहीं हो पाओगे। इसका मतलब उस समय के जो हमारे राजनेता थे, अब इसको थोड़ा सा देखो, हिस्ट्री है ना, एक लाइन में तो आपने विश्व इतिहास के विश्व युद्ध की चर्चा सुन ली। इसी समय दिमाग लगाओ, भारत के अंदर राष्ट्रवाद चल रहा था। भारत का जो आधुनिक राष्ट्रवाद है, कांग्रेस की अध्यक्षता में 1885 में बनी कांग्रेस, धीरे धीरे कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस के आंदोलन को लीड किया जा रहा है। भारत में बड़े स्वतंत्रता संग्राम चल रहे हैं और उन्हीं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व युद्ध भी चल रहा है। मतलब हमारे राजनेता में जो राजनीति में जो राजनेता सक्रिय थे, गांधी जी हो, नेहरू जी हो, पटेल साहब हो, जितने भी बड़े लोग उस समय थे, वो इस बात को समझ रहे थे कि यार तुम लोगों ने सेना के ऊपर तगड़ा कंट्रोल बनाया हुआ है। मतलब सोचो कि हम लोग खुद तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, सेना खिलाफ खड़े नहीं हो पाई। आप में से कुछ लोग यहां पर एक पॉइंट जरूर बोल सकते हैं, और वो क्या है? वो ये पॉइंट बोल सकते हैं, सर हमने अपनी आजाद हिंद फौज बनाई तो थी। भाई मुट्ठी भर सैनिक थे हमारी आजाद हिंद फौज में, उस सेना के मुकाबले। कौन सी सेना के मुकाबले? जो ब्रिटिशर्स के साथ थी। आप में से कुछ लोग एक लाइन और बोल सकते हैं, सर हमारे देश में रिन म्यूटिनी हुई तो थी, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जब अंग्रेजों ने नेवी में, मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको इसलिए समझना चाहिए, मतलब मैं इस बारे में कई बार बच्चों को एक लाइन बोलता हूं
कि भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे ना, हमारे राजनेता इतने परिपक्व दिमाग के थे कि उनकी राजनीतिक सूझबूझ को देखकर ही आपको यह समझ में आएगा कि आज हम इतने सुरक्षित क्यों हैं। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, हमारे राजनेताओं ने कभी नहीं चाहा कि हमारी सेना अंग्रेजों के खिलाफ हंगामा कर दे। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं चाहा सर? सेना को करना चाहिए था, तुरंत शासन मिल जाता। बोले नहीं, आज इनको गलत नसीहत मिल गई सेना को। किस बात की? इस बात की गलत नसीहत मिल गई कि हम लोग सत्ता के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो कल को ये फिर से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक ना एक दिन आजादी तो आनी है। लेकिन आज अगर राजनेता सेना के साथ खड़े होकर के कह दिए कि हां भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सेना के पास क्या कमी है? उनको तो अपने टैंक मोड़ने हैं, बंदूकें ताननी है, 2 मिनट में भाग जाएंगे सारे हुक्मरान, जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के राजनेताओं ने जो गलती की उसका भुगतान आज तक कर रहे हैं। हाँ साहब, सोच कर देखिए, नेहरू जी इतनी समझदारी लगाए जब रिन म्यूटिनी हुई। ये जरूरी बात है जो आपको समझनी चाहिए। अक्सर लोग कई बार राजनीति को जब पीछे पलट के देखते हैं तो अपने अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से हिसाब कर रहे होते हैं, लेकिन एक दिमाग लगाने वाली बात है कि जब रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हुई, आजादी से 1 साल पहले की बात है, उस समय पर देखने वाली बात यह है कि हमारे राजनेता नेवी के सैनिकों को जाकर समझाए कि नहीं साहब, म्यूटिनी नहीं करनी है, विद्रोह नहीं करना है, आपकी बातें हैं, हम राजनेता हैं, हम आपकी बातें रखेंगे। सेना सैनिक का काम करे, सेना वही काम करे जो देश की हिफाजत के लिए जरूरी है, राजनीति नहीं करे। यह काम हम पर छोड़ दो। आप सोचो, बकायदा उनके लिए केस लड़ा हमारे राजनेताओं ने, उनकी अदालतों में केस लड़ा, पर उनसे यह कहा आप सब शांत हो जाइए। इवन जिन्ना तक जाकर के जो मुस्लिम सैनिक थे उनको समझाए कि नहीं भाई, यह सब नहीं करना है। मतलब हमने ये सूझबूझ उस समय दिखाई। आप में से कई लोग अक्सर गांधी जी को जब इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो कई लोग कहते हैं कि गांधी जी ने अंग्रेजों को लाठी भाटा मार करके क्यों नहीं भगवा दिया, इतनी आबादी थी। तब भी मैं एक ही लाइन बोलता हूं कि वो व्यक्ति वो थे जो भविष्य देख रहे थे, तात्कालिक लाभ नहीं देख रहे थे। भविष्य में केवल एक ही चीज थी कि अगर हिंसात्मक तरीके से राष्ट्र को प्राप्त कर लिया। आज आप इस बात का जब जब इवैल्यूएशन करेंगे कि भारत और पाकिस्तान की बुनियाद कैसे बनी, पाकिस्तान के बनने में जो डायरेक्ट एक्शन डे वो कहते हैं कि हमने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस रखा, एक दिन में ही हमने आंदोलन करके भारत से पाकिस्तान अलग मांग लिया, आज तक वो टूट ही रहा है। उसी से निकलकर बांग्लादेश बन गया, अब ना जाने उसमें और कितने टुकड़े होंगे, हालत खराब हो गई। जिस बुनियाद पर हमारा निर्माण हुआ वो बुनियाद हमारी पाकिस्तान वाली नहीं थी। हम गांधी जी के भारत हैं, हम वो भारत हैं जिसमें इस बात को उस समय समझ लिया गया था। जब जब आंदोलन हो रहे थे तब हमने एक ही बात समझाई थी कि नहीं, हिंसात्मक तरीके से हम भारत नहीं मांगेंगे। आज अगर जनता ने हिंसा से आजादी पा भी ली तो कल को ये किसी और मुद्दे पर बैठ जाएंगे सड़कों पर और हिंसा का तरीका अपनाएंगे। यही कारण है कि आज भारत की सड़कों पर आप आंदोलन करते हुए राजनीतिक दलों को देखते हैं, हड़ताल करते हुए कर्मचारी देखते हैं, लेकिन कभी किसी को वेपन यूज करते हुए नहीं देखते। वहीं आप जब तालिबान और अफगानिस्तान देखते हैं तो वेपन लिए हुए लड़ाके दिखते हैं, भारत में कभी हथियार नहीं दिखाई देते। ये गांधी जी का भारत है, इसको समझिए। और यह बहुत बड़ा कारण है कि भारत में आज तक सैन्य तख्ता पलट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भारत की बुनियाद रखी गई अहिंसात्मक तरीके से। भारत की बुनियाद रखी गई भविष्य को देख करके कि सैनिकों को कभी शह नहीं दी गई कि आप लोग कभी राजनीति में उतरे नहीं, आपका काम देश की हिफाजत करना है, राजनीति राजनेता करेंगे, आप अपनी जगह रहिए। यह बुनियाद थी भारत की।